अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी वजीर आजम का चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 का इफ्तिताह। 340 मेगावाट बिजली बनाने वाला न्यूक्लियर प्लांट का कितना शॉर्टफॉल पूरा करेगा? क्या नया न्यूक्लियर प्लांट सस्ती बिजली मुहैया कर सकेगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी मुस्लिम लीग नून के अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए संजीदा इकदाम। अपोजिशन की इलेक्शन हिकमत अमली पर एक बड़ा सवालिया निशान। 27 दिसंबर के बाद का सियासी मंजरनामा क्या है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी बैरूनी कर्जाजात का बढ़ता हुआ बोझ और रुपए की गिरती हुई आलमी कीमत। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पाकिस्तानी मईशत पर कितनी असरअंदाज होगी? नवाज हुकूमत की जानिब से 2018 में बिजली बहरान के खात्मे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने का दावा। आज वजीर आजम ने चश्मा न्यूक्लियर प्लांट 3 का इफ्तिताह कर दिया। गो कि ये मनसूबा जो है, इस तरह के जो प्लांट लगते हैं उनमें तकरीबन 5 से 7 साल लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज हुकूमत ने इसका इफ्तिताह नहीं किया है। सवाल हम यहाँ ये उठाएंगे कि एटमी बिजली घर की कैपिटल कॉस्ट कितनी होगी, इसका प्रोसीजर क्या होता है और इसका बोझ भी क्या सार्फिन पर यानी कंज्यूमर पर पड़ेगा या नहीं, और ये भी कि पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल है उसमें बिजली जो सबसे बड़ा मसला है उसकी फराहमी को वो पूरा कर सकेगा या नहीं। मेरे साथ मौजूद है अयाज अमीर, डॉक्टर फ़ारूक सलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। एटमी पावर प्लांट और दूसरे जो बिजली घर मंसूबे होते हैं, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस इसका क्या होता है बता दीजिए। देखिए शाजिया, हमारे तवानाई के शोबे में मसले दो हैं, दो सबसे बड़े मसाइल हैं। पहला ये है कि बिजली की फराहमी, लोड शेडिंग करनी पड़ती है, इनफ बिजली सिस्टम में जनरेट नहीं हो रही, और दूसरा है बिजली की कीमत। अब यहाँ पे लग रहा है 340 मेगावाट का एक नया प्लांट। इस वक्त हुकूमत के जो अपनी फिगर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे पास जो पैदावारी सलाहियत है वो 22,000 मेगावाट की ऑलरेडी मुल्क के अंदर मौजूद है। 340 उसमें आप इजाफा कर लेंगे तो 1.5 आप समझिए कि इजाफा हो जाएगा। बहुत छोटी सी अमाउंट है वो, उसमें एडिशन हो जाएगी उसकी। दूसरा इशू जो है बिजली की कीमत। मैं ये समझता हूँ कि बिजली अगर आप बना रहे हैं न्यूक्लियर पावर से तो वो कैपिटल कॉस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, 5 से 600% ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में, बमुकाबला अगर आप तेल से बनाने वाला एक बिजली घर बना रहे हैं। तो जो बिजली इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलेगी वो भी महंगी होगी। तो एक तो फरहमी का मामला है कि 1.5% ऊपर या नीचे हो जाएगा, और कीमत मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा होगी न्यूक्लियर प्लांट से बिजली बनाने की। ठीक है अयाज साहब, जो पिछले बिजली मंसूबे का इफ्तिताह किया जाता है और बड़ी बातें की जाती हैं, डॉक्टर साहब ने भी बताया पैदावारी सलाहियत 22,000 है, तो उन 22,000 मेगावाट में से कुछ अगर हम उस सलाहियत को बरोए कार लें तो हम बहुत हद तक बिजली जो है उसको बना सकते हैं। कहाँ है जी, 22 का है नहीं। हमारी गर्मियों में जो हशर होता है, अब जो है कुछ दिन से लोड शेडिंग कम थी, अब फिर हो गई है। और छोटे शहरों में वो है, अक्सर दिन आते हैं कि सारा दिन का मतलब है सुबह से लेकर दोपहर तक बिजली गायब रहती है। तो पावर क्राइसिस पाकिस्तान में है। ये जो दावे हैं इनके हमारी इतनी कैपेसिटी है, ये है 22,000 कैपेसिटी हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर सारा रोना धोना ये जो है फिर क्यों हो? अगर कैपेसिटी नहीं है तो ट्रांसमिशन का है, लाइन लॉसेस हैं, बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, पर एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान को है। अब ये जो न्यूक्लियर वाला मसला है, इसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस पर रिलाई करते हैं। बहुत सारे जो हैं या चंद एक जो हैं वो इससे दूर हट रहे हैं। ख़ास तौर पे जो जापान में वो जो फुकुशिमा डिज़ास्टर हुआ था, तो कम से कम जर्मनी ने फ़ैसला किया कि हम अपने पावर प्लांट्स बंद करेंगे, और उन्होंने न्यूक्लियर पावर जो है उसको कई सालों से फेज़ आउट वो कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिस्तान में एक चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो पता नहीं कितने परसेंट जो बरतानिया की ग्रिड है उसमें वो इजाफा करेगा। वो प्रोजेक्ट जो था पहले कुछ मुश्किलात में भी आया,
चाइना ने फिर वो प्रेशर चाइना ने फिर वो लॉबी वो करते रहे, लेकिन फिर बरतानवी हुकूमत वो मान गई और वो प्रोजेक्ट आगे जा रहा है। तो ये बुनियादी जो है फैसला तो एक मुल्क और माशरे को करना है कि हमने न्यूक्लियर ज़राए से तवानाई लेनी है या नहीं लेनी। क्योंकि एक चीज़ है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, आप जब प्रोड्यूस करते हैं जो उसका रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जो उसका फुजला है, वो हवा में, वो जो है आप उसे कहाँ लेके जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा सिर्फ किसी मुल्क के सामने दरपेश मसला नहीं है, ये इंसानियत के लिए एक मसला है। इसे जो करते हैं और फिर वो डेंजर, और फुकुशिमा में भी यही हुआ था कि वो जहरीली गैस का इखराज हुआ था और उसके बाद जो उस प्लांट को बंद कर दिया गया था, जो डायनेमिक्स उसमें आए थे। देखिए वो जापान तो बड़े एडवांस्ड मुल्क है, लेकिन वहाँ भी हो गया, वहाँ पे अब न्यूक्लियर स्केयर है कि हमने यहाँ से उससे हटना है, लेकिन वो अपने पावर प्लांट्स जो है बंद नहीं कर रहे। लेकिन ये एक न्यूक्लियर वेस्ट का मसला जो है, क्योंकि वो हमेशा पता नहीं कब तक वो रहता है और उसे हज़ारों साल उसकी हाफ लाइफ जो है बहुत ही लंबी है और वो नीचे आपको दबाना पड़ता है। अब हम जो है, हमने जो कनूप जो पहले बना था कराची के पास, वो कनाडा ने 1962-63 अयूब खान की हुकूमत में बनाया था। तो हमारा ये शुक्र है कि ऐसा बड़ा डिज़ास्टर नहीं हुआ, लेकिन चेरनोबिल रूस में हो चुका है, लॉन्ग आइलैंड यूएस में हो चुका है, 3 माइल आइलैंड 3 माइल आइलैंड जो है वहाँ पे हो चुका है, फुकुशिमा में हो चुका है, बरतानिया में भी हो चुका है, बरतानिया में हो चुका है। तो ये एक मुल्क और कौम और माशरे ने फैसला करना है कि हमने, अब जैसे कराची के में जो बन रहे हैं और भी वहाँ बन रहे हैं कराची के पास, वो बिल्कुल कराची के पास है, उनके बारे में ये एक दलील दी जा रही है कि आप शहर के इतना नज़दीक क्यों कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता वहाँ थोड़ा सा भी डिज़ास्टर हुआ तो कराची तो है फिर वो बिल्कुल बेयारो मददगार और डिफेंसलेस होगा। तो इस बारे में हमने, मेरा ख्याल है, जो सोच विचार करनी चाहिए बतौर कौम हाईएस्ट लेवल्स पे, वो नहीं किया। बस एक है भेड़ चाल चली है कि हमने और पावर प्लांट्स बनाने हैं। ऐसा मेरे नज़दीक इकोनॉमिक वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसकी बिजली किस कीमत पे पड़ेगी। देखिए हमने कोट अद्दू वापडा ने बनाया, हुकूमत के दौरान बना, उसका हमें 1 मेगावाट जो है वो $7 लाख का पड़ रहा है। उसके बाद ऊच पावर बना, वो $1 मिलियन का मेगावाट पड़ रहा है। राउश पावर बहुत बड़ा प्लांट है, 1.2 मिलियन का 1 मेगावाट पड़ रहा है तेल से बनाने वाला। ये चश्मा न्यूक्लियर जो है ये $3.5 मिलियन का 1 मेगावाट पड़ रहा है, यानी कि कोट अद्दू के मुकाबले में 500% ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा इसकी कीमत होगी। उसका फिर आपने कर्जा लेना है, उसको आपने कर्जा उतारना है, फिर उस कर्जे को आपने सार्फिन के ऊपर पास करना है, तो बिजली बड़ी महंगी निकलेगी न्यूक्लियर पावर से। एक इसमें है चीज़ कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान, वो बड़े पैमाने पे न्यूक्लियर पावर की तरफ जा रहा है। अब पता नहीं हमारी जो थिंकिंग जो है, हमारी कौमी सोच जो है, उससे मुतासर ना हो कि इंडिया जा रहा है तो हमें भी करना चाहिए। शायद ये भी एक फैक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बात बता रहे थे, मतलब बिजली भी महंगी हो सकती है क्योंकि जो पे बैक है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा, और हमने बात की कि जिस तरह ये जो एटमी पावर प्लांट बनता है, उस जो प्रोसीजर होता है, जो डायनामिक्स हमने दूसरे ममालिक का जो आप लोगों ने जिक्र किया, क्या इन चीज़ों को देख के ये प्लांट बनाए गए? क्योंकि ये पिछले 5-7 साल से ये प्लांट जो है वो, देखिए ये सिलसिला जो चश्मा का सिलसिला है शाजिया, ये 1993 में शुरू हुआ था। चश्मा 1 जब लगा था 7 साल लगे थे उसको बनाने में, यानी कि आप 7 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट, एक तो है बहुत महंगा, और 7 साल फिर आपका पैसा वहाँ फंसा रहेगा, और उसके बाद जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा उसको आपने सार्फिन से ही वसूल करना है ना, वो और कहीं से तो वसूल नहीं होगा। अब हाइडल की कॉस्ट जो हुकूमत पाकिस्तान की फिगर्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ₹2.15 का 1 यूनिट पड़ रहा है। अगर गैस इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ₹9 का 1 यूनिट पड़ रहा है, और तेल अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ₹10.90। अब अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी पे जाएंगे तो वो भी लगभग यही कॉस्ट आती है फ्यूल की, और उसके अलावा आपने 5 गुना ज़्यादा उसका कैपिटल कॉस्ट भर दी, और वो इवेंचुअली तो सार्फिन ने या टैक्स पेयर देंगे या सार्फिन देंगे। सब बुनियादी मसला जो है न्यूक्लियर पावर के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत चीप है, ये बहुत क्लीन है। देखिए ये कोल पावर और बाकी जो है,
इसके जो आपको जो एनवायरनमेंटल कॉस्ट देना पड़ता है, न्यूक्लियर पावर का आपको नहीं देना पड़ता। आपने वेस्ट का अभी खुद ही जिक्र किया, जो न्यूक्लियर वेस्ट आएगी उसको वो एनवायरमेंटल इशू बन जाता है। वो एक और चीज़ है, पर ये जो आप साहिवाल में कर रहे हैं इसका नतीजा और होगा। दोनों के एनवायरमेंटल कॉस्ट हैं लेकिन फ़र्क है। नहीं, वो और नौयत का है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर से आपको वो जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन नहीं जाता। ठीक है, अब ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि आज वैसे जब इस प्लांट का इफ्तिताह किया था तो वज़ीर आज़म साहब ने अपने जो मुखालफीन है उनको तनकीद का भी निशाना बनाया था और कहा था कि कौम को धरनों की नहीं, मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो हम इक़दामात कर रहे हैं, जो मंसूबे बना रहे हैं, उसमें मुखालफीन जो है वो रुकावट ना डाले। यानी आज उन्होंने एक पैगाम ये भी दे दिया है कि इलेक्शन की तैयारियां भी हम साथ साथ कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक में। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। और 2017 का साल सियासी गर्मी और भरपूर इंतखाबी जो सरगर्मियाँ हैं उनकी तैयारियाँ होती नज़र आ रही हैं। नून लीग की जो पॉलिसी हमें नज़र आ रही है, वैसे तो वो अवामी खिदमत की है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो हमें कहीं कहीं इलेक्शन की जो 2018 है उसकी तैयारी का कुछ फैक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, नून लीग की तो हमने बात कर ली, लेकिन जो अपोजिशन है साथ साथ वो वही धरने और वही एहतजाज। और पहले इनके इक़दामात की बात कर लेना। मुझे तो बहुत ही संजीदा लग रही है PMLN जिस किस्म के इक़दामात उठा रही है, और बहुत ही साइंटिफिक बेसिस के ऊपर के इलेक्शन की तैयारियां इनके पास शुरू हो गई हैं। देखिए, दिसंबर की 19 तारीख को आपको याद होगा एक ऑर्डर निकाला गया कि सारी की सारी रेगुलेटरी एजेंसीज़ जो हैं वो मिनिस्ट्रीज़ को दे दी गई। इसका मतलब ये है कि अब इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नंदीपुर हो, चाहे वो नीलम झेलम हो, चाहे वो साहिवाल कोल हो, इसके सामने किसी किस्म की कोई एजेंसी भी रुकावट नहीं डाल सकेगी। तो अब वो खुल गए हैं उस हवाले से। दूसरा, आपने देखा कि जो DCs का सिस्टम है, कमिश्नरी सिस्टम जो है, अब 36 अजला हैं पंजाब के अंदर। उन 36 अजला से कोई 148 नेशनल असेंबली की सीटें निकलती हैं। अब वहाँ पे DCs आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सूबाई हुकूमतें जो हैं, सूबाई हुकूमत का डायरेक्ट नुमाइंदा होगा हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और वो हमने कंवर दिलशाद साहब से जो उस दिन पूछा, आयात साहब वो कह रहे थे कि DC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब इलेक्शंस होंगे। उन्होंने क्या काम करना है, धांधली करनी है, नहीं करनी, किस तरह करनी है। साथ ही एक और बड़ा स्टेप जो बड़ा हुआ कि IMF का जो लास्ट रिव्यू है आसम, वो अक्टूबर में ख़त्म हो गया। उसका मतलब ये है कि अब हुकूमत फ्री है, अपने ख़जाने खोल सकती है तरक्याती मंसूबों के लिए। IMF की किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं बचती। तो एक तरफ तो मईशत का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया उन्होंने, पंजाब की हद तक 36 अजला के ऊपर डायरेक्ट उनके DCs बैठे होंगे, और तरक्याती मंसूबे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। उनके बजटरी खसारा चाहे बढ़ जाए, लेकिन पैसे उनके पास बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन आपको क्या नज़र आती है? वो प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाजी ऐलान कर रही है। पीपल्स पार्टी कह रही हैं कि वो वालिद साहब भी और बेटा पार्लियामेंट में चले जाएंगे। यानी कि उनकी तरफ किसी किस्म की कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। नहीं, वो क्या करें? वो अब अपोजिशन जो है मेट्रो प्रोजेक्ट्स तो नहीं चला सकती, या कनूप और चश्मा के प्लांट्स तो इनॉग्रेट वो नहीं कर सकते। वो तो सियासी मौज़ूआत को ही उठा सकते हैं, एक। और दूसरा ये है कि अपनी कुव्वतें जो हैं वो यकजा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फोर्सेस जो हैं, उनकी ताकत जो है वो मुनकिस्म है, डिवाइडेड है। तो इस किस्म की चीज़ जो है नहीं हो रही। दूसरा रोना ये है, साबका माजी की बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी थी, उसकी हालत बहुत लिहाज से कोई काबिल रश्क नहीं है। तंजीमी लिहाज से, क़यादत के लिहाज से उन पे जो एक बोझ है करप्शन, चाहे वो सही इल्ज़ामात हैं या गलत हैं, लेकिन एक वो साया बादल उनके सरों पे है जो अभी तक वो हटा नहीं सके। जो बड़ी पार्टी तीसरी जो आई है सामने, वो है PTI इमरान खान की। नेशनल असेंबली की सीटों के हवाले से वोटर्स तो उसके पास ज़्यादा हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो अभी कुव्वत सामने आई है, वो PTI है। असेंबली की बड़ी अच्छा पॉइंट अयाज साहब ने उठाया कि जो अपोजिशन की ताकतें हैं वो डिवाइडेड है, लेकिन यकजा करने के लिए जो है वो एक दूसरे के साथ कोई शेयरिंग, कोई मुशावरत नहीं हो रही है। अभी तक हमें कुछ इस तरह नजर नहीं आया। इसकी वजह क्या है, बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और 2013 में तीसरी बार बनने वाले वज़ीर आज़म अब चौथे टर्म के लिए भरपूर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर अपोजिशन का जो किरदार है, उनकी हिकमत अमली वो अभी तक वाज़ेह नहीं हुई। डॉक्टर साहब, 27 दिसंबर गुजर गया, 4 मुतालबात, अपोजिशन क्या होती है, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था ये हम बता देंगे नवाज हुकूमत को, मगर कुछ भी नहीं हुआ। अब आप ज़रा सोचिए कि हमारी पार्लियामेंट का क्या मंजरनामा क्या होगा। कितनी एक तरफ तो PMLN के चचा और भतीजा और अब पीपल्स पार्टी का बाप और बेटा, ये सब लोग हमारे पार्लियामेंट में बैठे होंगे। मुझे समझ नहीं आया कि पीपल्स पार्टी ने फ्यूचर में स्टांस क्या लेना है, वो किस सिमत में जा रही है। देखिए, पार्लियामेंट के ऊपर अगर ये बाप और बेटा चले जाएंगे, 47 इनके पास पहले मेंबर हैं, इसका क्या असर होगा, क्या फ़र्क क्या पड़ेगा। पार्लियामेंट का ये हिस्सा बन जाएंगे। डायरेक्ट क्लैश मेरा ख्याल है ये बिल्कुल PMLN के साथ नहीं करना चाहते। अब जबकि ये पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएंगे, इसका मतलब है कि ये चाहेंगे कि पार्लियामेंट की उम्र जो है वो पूरी हो, तो 2018 में ही जाके इलेक्शंस हो। अब मामला ये है कि जब तक ये सारी अपोजिशन पार्टीज़ किसी एक एजेंडे के ऊपर, किसी एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे नहीं हो पाते, तो इत्तेहादी जो हैं PMLN के, जिसमें JUIF है, PMLF है और NPP हैं, ये मिला के 290 MNAs तो इनकी सीटें बन रही हैं। दूसरी तरफ जब तक किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होता, उस वक्त तक मामला जो है वो इनसे मुकाबला करना 2018 के इलेक्शन में, और ख़ुसूसी तौर पे वो 36 अजला जो पंजाब के हैं, जहाँ से नेशनल असम्बली की मेजॉरिटी सीटें आनी हैं, वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब इत्तेहाद बनता नज़र भी नहीं आ रहा अपोजिशन नहीं, पर इत्तेहाद, देखिए, इत्तेहाद मेन इशू मेरी नज़र में नहीं है। जो PML नून की मुखालिफ जमात जिसने अपनी हैसियत मनवा ली है, चाहे उसकी ताकत छोटी है ज़्यादा, वो PTI है, पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि पंजाब में टफ टाइम दे, वो PTI इमर्ज कर गई है। PTI एक है कि जी उनका दावा है कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम तब्दीली लाएंगे, हम करप्शन हटाएंगे। वो किसी अलायंस में फंस गए या अलायंस का हिस्सा हो जाएं, तो उनकी जो एक मुनफरद हैसियत है वो सारी खो जाएगी। तो वो जो उनकी ताकत, उनकी अपील, उनकी अट्रैक्शन जो इमरान खान की वो एक पर्सनालिटी के हवाले से है, वो कुछ उनकी वो धरने और सियासत और जलसे करना, वो सारी के सारी वो चली जाएगी। इनको लोकल एडजस्टमेंट्स कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में करनी पड़ेंगी। और मैंने एक आध दफ़ा मिसाल भी दी थी अटक में, चकवाल का तलगंग का जो हिस्सा है वहाँ पे, गुजरात में एक दो जगह जहाँ पे पीपल्स पार्टी के मजबूत आदमी हैं, कमर जमान कारा हो गए, नदीम अफजल चंद हो गए वहाँ पे। पर अलायंस जो है आप करें, आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं, तो पीपल्स पार्टी का बोझ आप उठा नहीं सकेंगे। पीपल्स पार्टी डूबेगी तो आप भी डूब जाएंगे। ये तो मैं और आप डिस्कशन करें, जमातें इस वक्त क्या सोच रही हैं, अपोजिशन जमातें? मेरे ख्याल PTI जो है किसी किस्म की अलायंस जाने में के चक्कर में नहीं है। लोकल एडजस्टमेंट्स पे मेरा ख्याल है उनको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है कबलज वक्त है। हुकूमत तो कर रही है, हुकूमत तो वो तैयारी कर रही है हम अगली बार करेंगे, लेकिन अपोजिशन की जो है मुहिम में या माहौल में गर्मी और तेजी वो बाद में आएगी। अच्छा, आपका कहना है कि PTI और पीपल्स पार्टी किसी किस्म का इत्तेहाद इलेक्शन के हवाले से नहीं कर पाएंगे। बिलावल या जरदारी जो है वो एक ही कंटेनर पे या एक ही तस्वीर में इमरान खान साहब के साथ, मैं बात मान जाता हूँ। जो PTI है उसका इजला की लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे जो तंजीमी ढांचा है वो हमने देखा कि बड़ा कमज़ोर है। आप करप्शन का नारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, शहरों में इसकी सपोर्ट भी बनती है, लेकिन इनका अब देखिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो इलेक्शंस थे उसमें मियांवाली में भी हार गए। जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें नतीजा आपके सामने है। इनका तंजीमी ढांचा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो सर, मैं इसका एक जवाब देता हूँ। जो मैस पार्टीज़ हैं, मैस पार्टीज़ 3 हैं, नून, पीपल्स पार्टी, PTI। सर, इनका ज़िला के लेवल पे तंजीमी जो हालत है वो बड़ी ख़राब है। तो PMLN तो स्ट्रॉन्ग है बाकियों के अगर कॉन्टेक्स्ट में आप कर लें सर, उनका MNA MPA वगैरह हैं और फिर DCs भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे, पर तंजीम नाम की चीज़ जो है कि प्रेसिडेंट कोई ज़िले का हो और जनरल से जो तंजीम साजी, तो जब से उन्होंने डिज़ोल्व की थी उनके अहदेदार बने ही नहीं हैं, तो उनकी भी हालत, वो स्टेट पावर पे, गवर्नमेंट पावर पे नून लीग रिलाय कर रही है। तो वो जो तंजीमी हालत वो है।
लेकिन एक अवामी उभार, और जो आप कह रहे हैं लोकल इलेक्शंस, सर लोकल इलेक्शंस में सरकारी जमात जीतती है। जैसे आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन में आज वो खालिद मसूद ने अपने कॉलम में भी लिखा, कल के कॉलम में, कि आज़ाद कश्मीर में वो हुकूमत बनती है जो कि हुकूमत सेंटर में हो, क्योंकि वो जानते हैं पीपल्स पार्टी की हो तो वहाँ पीपल्स पार्टी बन जाती है, नून की हो तो वहाँ नून लीग बन जाती है। वो ऐसी बात नहीं है। बल्दियाती का मेरे ख्याल हम पैमाना नहीं बना सकते, लेकिन जो एक अवामी चिंगारी, आग पीटीआई में बहरहाल है, उनके जलसे जुलूस, ये इलेक्शन के करीब पहुँच के ज़्यादा होगी। उसको ये हल्के की सियासत में इमरान खान और उनकी टीम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जलसे आप बड़े करें, बिल्कुल ठीक है, आपके फ़ायदे की बात है, लेकिन आपको फिर भी हल्कों में ताकतवर उम्मीदवार जो है खड़े करने पड़ते हैं। उसको कन्वर्ट तो आपने इलेक्टोरल सक्सेस में करना है, इंतखाबी कामयाबी होती है, वो करना है। तो आपका देखिए 1970 में अवामी उभार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ था, लेकिन भुट्टो साहब हर ज़िला पाकिस्तान में गए थे। वो ऐसी ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे किसी सियासतदान ने कदम नहीं रखा था। तहसील लेवल पे वो जो ऑक्सफोर्ड और बर्कली का पढ़ा हुआ था, गर्मी में धूप में, वहाँ पे वो गया था और उसको शनासाई थी लोकल लीडर्स की। शेखुपुरा में, चकवाल जैसी जगह में आप अंदाज़ा लगाएं, चकवाल तब दूर दराज शहर माना जाता था, मोटरवे वगैरह कोई नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ पे 2 दफ़ा आए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब भी शायद जाने को तैयार हों, जैसे आपने कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब सब जगह गए थे, क्या उनको वो शनासाई होगी वहाँ लोकल लीडर्स के साथ? क्या उनका इजला की लेवल के ऊपर किसी किस्म का कोई ढांचा एग्जिस्ट करता है जो सपोर्ट कर पाएगा? देखिए, ढांचा उनका बुरा या भला पीटीआई का हर जगह बन गया है, पहले नहीं था। 2013 के इलेक्शन में नहीं था, उस लिहाज से नहीं था, अब उससे बेहतर हो गया। तो 2013 में इमरान खान समझ रहे थे कि एक वेव आएगी और उस वेव में हम सब जीत जाएंगे, फिर वो क्रेन से गिर गए, वो सब कुछ है, वो नतीजा नहीं। अब जो है उनको ये इदराक है कि हमें वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो मंझे, भुट्टो साहब की टीम बहुत मजबूत थी, बहुत, वो उनकी सेंट्रल कमेटी जो 1970 की थी, बड़े अच्छे दूरंदेश, अच्छे सोचने वाले, बासलाहियत काम करने वाले लोग। और यहाँ पीटीआई में क्या, यहाँ पे ऐसे नहीं है जैसे भुट्टो। 2-3 नाम आपको आएंगे। अलीम खान अपनी इलेक्शन जो है वो ठीक लड़ लेते हैं, लेकिन चौधरी सरवर जैसे आदमी और किस्म के आदमी जो है वहाँ पे आगे आना पड़ेगा। और ये जो पीटीआई में रविश पैदा हो गई है कि लीडर्स अपने अपने धड़े जो हैं बनाते हैं, शाह महमूद कुरैशी बना रहे हैं, जहांगीर तरीन, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। उनको नज़रें इलेक्शन पे करनी है कि खानेवाल में, शेखुपुरा में, नारोवाल में हमने किसको आगे लाना है, कैसे करना है। आपकी टीम, मैदान, घोड़े हों, वो तैयार हों, फिर आपकी अवामी कैंपेन जो है उनके साथ मिलके एक माहौल बना। ऐसा मुकाबला बड़ा सख्त है। अब देखिए कि यहाँ पे जो 4 जमातें PMLN के इत्तेहादी हैं, वो इस वक्त 209 MNAs लेके बैठी हैं और PTI के पास 33 MNAs हैं टोटल में। अब आपने कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है? देखिए यहाँ पे ये 70 लाख वोट ले गए थे लास्ट इलेक्शंस में, लेकिन इनको पहुंचना है आगे 1.5 करोड़ तक। सर देखिए, तो उसके लिए इनको क्या क्या चीजें जरूरत होंगी? 1970 में भुट्टो के पास सवाए वो खुद नेशनल, वो मुमताज भुट्टो MNA थे, मुस्तफ़ा खर MNA थे और तीसरा MNA उनके पास कोई नहीं था, पर फिर भी वो जीते। अब देखते हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने जो सरप्राइज दिया है, उस सरप्राइज के तनाजुर में वो ऐवान में अपोजिशन का किरदार अदा कर सकेंगे और तमाम अपोजिशन जमातों को लेके कोई ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बैरूनी कर्जाजात जो कि बढ़ चुके हैं और उसकी वजह से हमारी मईशत पर बड़े बुरे इम्पैक्ट भी पड़े हैं। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक में। वेलकम बैक नाज़रीन। और अगर बात करें नवाज़ हुकूमत की, तो पिछले 3 सालों में जो है वो इजाफी कर्जा जो है $25 अरब लिया गया। अब इससे कौमी इकॉनमी पे क्या असरात मुरतब हुए? डॉक्टर साहब, हमारे पास ऑलरेडी वसाइल कम है, उस पे से ये कर्जे, और ये वो कर्जे जो दूसरे कर्जों को पूरा करने के लिए, मतलब जो हमारी प्रॉपरली टाइमिंग पे करनी चाहिए थी हमें कर्जे के हवाले से, वो हम नहीं कर सके और हम कर्जों पे कर्जा लिए जा रहे हैं। शाजिया, आई थिंक 5 जून को शायद
ओथ उठाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो ये जो आपने फिगर्स बताई ये जून 2013 से लेके जून 2016 तक हैं। इन 3 सालों में अयाज साहब वर्ल्ड बैंक से सिर्फ हमने कोई 9.7 अरब डॉलर लिया है, IMF से 6.2 अरब डॉलर लिया है, और ये सब कुछ जमा कर दें तो 25 अरब डॉलर सिर्फ पिछले 3 सालों में इजाफी कर्जाजात डॉलर कीमत में, रुपये की कर्जाजात इससे अलावा हैं। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो वापसी होनी है वो भी डॉलर्स में होनी है। अगर डॉलर के कर्जाजात हैं तो आपने डॉलर्स ही वापस करने हैं, और डॉलर्स हमें जो मिल रहे हैं वो जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारी बरामदात हैं, वहाँ से हमें डॉलर्स मिलते हैं और वो हमने इन कर्जाजात की शक्ल में वापस करने हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कर्जाजात बेशुमार लिए चले जा रहे हैं डॉलर्स की मद में, और एक्सपोर्ट्स हमारी साथ ही साथ गिरी चली जा रही हैं। अब जो लेटेस्ट स्टेट बैंक ने जुलाई से नवंबर तक का डेटा दिया है उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 8.7 बिलियन की हैं, और जो इंपोर्ट हैं वो 17.3 बिलियन की हैं, यानी कि उसमें जो गुड्स का खसारा है वो 8.6 अरब डॉलर का इटसेल्फ खसारा हो गया। और यही खसारा इसी पीरियड में पिछले साल के मुकाबले में 91% बढ़ गया है। अब आपके पास जो डॉलर्स आ रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं, डॉलर्स के कर्जाजात आप ज़्यादा लिए चले जा रहे हैं, तो आपके पास डॉलर्स की किल्लत हो जाएगी, आप इन कर्जाजात की वापसी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा अजीब हिसाब है इस पीरियड के दौरान, जो स्टेट बैंक बताता है कि जुलाई से नवंबर तक फॉरेनर्स ने पाकिस्तान में 460 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, उन्होंने सरमायाकारी की है। लेकिन इसी पीरियड के दौरान जो प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स इन हमने बाहर भेजे हैं डॉलर की मद में इन्हीं कंपनीज के जोर पे, वो 591 मिलियन के, तो यहाँ पे भी आपको 130 मिलियन डॉलर का खसारा हो गया। आप कर्जे लिए चले जा रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, उसकी मद में भी पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा है, और हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिरती चली जा रही हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फ़र्क बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका इफ़ेक्ट होगा हमारे रुपए के ऊपर। अच्छा अयाज साहब, एक वक्त था जब पाकिस्तान की सोवरेन गारंटी को एक्सेप्ट किया जाता था, मगर अब तो हम अपने एसेट्स भी दे रहे हैं, ये हाल हो गया पाकिस्तान का। देखिए, ये जो है ये हमारे गले तो पड़ना है, ये जो डेट का ये जो कर्ज़ों का जो जिस कुएं में हमने गोता लगाया हुआ है, ये हमारे गले तो पड़ेगा, हमारे बच्चों के गले पड़ेगा यार सब, हम बच जाएंगे नहीं। हाँ, इतना भी जिस तेज़ी से ये हो रहा है, शायद हमारी ज़िंदगी में शायद अगले इलेक्शन के बाद ये क्राइसिस जो है ये पैदा हो जाए, क्योंकि आपने कर्जा जात डिफ़ॉल्ट, आप या तो आप डिफ़ॉल्ट करें ना, आपने जो कर्ज़ों की किस्त है वो आपने देनी है, आप बोरो कर रहे हैं, आप ले रहे हैं उनको वापस करने के लिए। यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। ग्रीस का क्या मसला था? ग्रीस पे कोई, यूनान पे कोई एटम बम तो नहीं गिरा था, यही था कि पैसे उन्होंने इतने कर्जाजात कर लिए थे कि उनकी मईशत जो हमसे बहरहाल आगे है, हमसे बहरहाल तकड़ी है, वो उन कर्जाजात को वापस नहीं कर सकते थे। वहाँ के यही क्राइसिस था। यूरोप में बाकी जो ममालिक हैं, आयरलैंड में ऐसे हुआ है, बाकी हुआ है। तो हम जो है IMF प्रोग्राम हम कर लेते हैं, कुछ और हम कर लेते हैं, अब रिजर्व्स हमारे पास है नहीं, हम कर्ज रिजर्व्स हैं वो हमने कर्जाजात की बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूं कि हम कर्ज लेके रिजर्व्स बना रहे हैं। वो तो यही बात है कि मेरे पास पैसे अकाउंट में ना हो, लेकिन मैं नेशनल बैंक से एक लोन लूं और अपने पर्सनल अकाउंट में कर दूं और कहूं कि जी मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, वो मैं ये बताए बगैर कि मैंने तो उधार लिया है, बैंक से लिया है। तो ये हमारे गले पड़ना है। कब पड़ेगा, किस तकलीफ में हम होंगे, क्योंकि हमारी मईशत की वो जो है ताकत, कैपेसिटी, वो इस कर्जे को सर्विस करने के लिए है ही नहीं। अच्छा, इसमें अभी सीपैक डेट, इसमें सीपैक डेट नहीं आया। अभी चाइना से आप और मजीद कर्जे लेंगे और उसके जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे फिर उसके भी डॉलर्स आपने वापस करने होंगे। अभी इन सारी कैलकुलेशंस में वो नजर नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा बोझ हो जाएगा डॉलर के कर्जाजात का कि आप वापस नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, जो हमारे पास 2-3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, एक है टेररिज्म का, एक है हमारी कमज़ोर मईशत का, और उसके साथ साथ ये जो कर्जाजात की ये है, ये एक हमारी पाकिस्तान का जो आप यूँ कह लीजिए उसकी जो साख है, उसका वजूद है, उसकी बुनियाद है, उसके लिए एक ये थ्रेट है। लेकिन जिस तरीके से इसके बारे में तशवीश होनी चाहिए
बिल्कुल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हम्बन टूटा वाला जो आर्टिकल भी लिखा था उसमें आपने कुछ इसका जिक्र भी किया था, तो ये इसका मतलब है कि जो सी पैक से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई अर्निंग होगी और हम इसको जो है वो पे बैक कर सकेंगे? देखिए, सी पैक को सीरियसली देखना पड़ेगा कि जो जो प्रोजेक्ट्स हमारे कौमी मुफाद में हैं उनको हम लेकर आगे बढ़ेंगे, और इसको सीरियसली देखना होगा कि हम किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर्जा जात ले रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। देखिए यार साहब, कर्जा लेने से मुझे कोई घबराहट नहीं है। अगर आप कर्जा ले रहे हैं और उस पर 5% सूद दे रहे हैं और जो प्रोजेक्ट लगाया आपने उस कर्जे से वो आपको 10% रिटर्न दे रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप बेशुमार प्रोजेक्ट लगाए चले जाएं। लेकिन अगर आपने कर्जा ले लिया है बॉन्ड्स की शक्ल में और आपने वो कह रहे हैं कि ये हमारे ज़खायर जमा हो गए हैं, ज़र मुबादला की ज़खायर बन गए हैं, बॉन्ड के ऊपर आप दे रहे हैं 7-7.5% रिटर्न, यहाँ पे आपको रिटर्न 0 मिल रहा है। या ऑरेंज लाइन आप देख लीजिए, उस पर अगर आप 5 या 6% सूद दे रहे हैं और उसके ऊपर रिटर्न आपको नहीं आ रहा। नहीं, देखिए सीपैक का फ़लसफ़ा और है, वो ये है कि यहाँ पे इतनी सहूलियात बन जाएंगी पाकिस्तान में, तवानाई का मसला ख़त्म होगा, सड़कें बन जाएंगी, रेल रोड्स बन जाएंगी, वो सहूलियात इतनी पैदा होंगी कि वो इकोनॉमी को लिफ्ट करेगा। ख्वाब देखना तो दुरुस्त है। नहीं, देखिए ख्वाब जरूर देखिए आप। ये फलसफा है कि आप जो है सारे जब आप खुद फेल हो जाते हैं फिर आप दूसरे ममालिक पे देखने लगते हैं कि ये हमें आके इन सारे प्रॉब्लम से निकाल देगा। देखिए, एक बात है, सड़कें बनेंगी शुमाल से लेकर जनूब तक, हमारी रेल रोड सिस्टम, हमारी बहुत सारी सड़कें बन रही हैं जिससे आमदोरफ्त में आसानियां पैदा हो रही हैं। लाहौर से इस्लामाबाद सड़क बनी, वहां पे आपको याद है कि कितने मंसूबे थे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाने, एक भी नहीं बन पाए। सर सड़कें गोइंग फ्रॉम वन वेयर टू नोवेयर, फोकस उस पे करना चाहिए ना जी। सर फोकस हर उस प्रोजेक्ट पे करना चाहिए जिस पे इन्वेस्टमेंट के बाद हमें रिटर्न आएगा। अगर आपने सड़कें लोन लेके बना दी और वहां पे कोई इंडस्ट्रियल जोन ना बने, बात यह है कि फोकस आपको करना चाहिए कि आपकी बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है सूबों की, जो वफाक की है, वो भी उस सतह पे जाएगी या नहीं जाएगी। आपने सड़कें बहरहाल आपको ज़रूरत है, तवानाई बहरहाल आपको ज़रूरत है। ये जो आपकी ख्वाब है कि इकॉनमी इम्प्रूव होगी और आपकी वो जो सनतें हैं वो बंद रहें, बिजली ना हो या 8-8 घंटे बंद रहें, तो कोई मईशत आजकल के दौर में नहीं चल सकती। सीपैक वो आपको लिफ्ट और बूस्ट देगा। आजकल ये इशू है सर, जो भी हमारा प्रॉब्लम है हुकूमत कहती है सी पैक दूर कर देगा। आपके ये जो प्रॉब्लम्स आज हमने अभी कर्जा जात के हवाले से डिस्कस किए, ये सी पैक दूर नहीं कर पाएगा। नहीं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है मुल्क की, वो हमने खुद दूर करना है। नहीं सर, सीरियस इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा। अब मौका का फायदा हम उठाते हैं या नहीं, वो हम पे मुनहसर है, वो गवर्नमेंट्स पे और जो हमारा गवर्निंग स्ट्रक्चर है उस पे मुनहसर है। सब टैक्स हमारा बढ़ा है, इन्फ्लेशन हमारी बढ़ी है, रुपए की कीमत हमारी गिर रही है। टैक्स कौन सा बड़ा है जी? इनडायरेक्ट है, पर टैक्सेस तो हम देते नहीं हैं। इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, ज्यादा वो नहीं गई। सर कौन टैक्स नहीं देता? पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है जो टैक्स नहीं देता? डायरेक्ट टैक्सेस हम नहीं देते, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हमारा सारा पाई बनता ही इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। इनडायरेक्ट टैक्सेस है। बात यह है कि अगर आप ये कहें कि सीपैक से कोई सहूलियात नहीं होंगी तो उससे मैं अग्री नहीं करूंगा। से हमें अपना मुफाद निकालना होगा। सर देखिए, आप अगर साइवाल कोल प्रोजेक्ट बना रहे हैं सीपैक के तहत और वहां पे आप चाइनीज इन्वेस्टर को 27% रिटर्न की गारंटी दे रहे हैं। सर देखिए, आप इस प्रोजेक्ट पे एक पे नजर ना करें ना कि ऐसे ही है, ये ऑरेंज लाइन है, ये फलाना है। देखना कोई ये ऐसा है, प्रोजेक्ट बता दीजिए जिसमें हमारा फायदा हो रहा हो। देखिए, सड़कें बहरहाल आपको चाहिए। आप जो है, जब बात आर्ग्यूमेंट चलती है आप फिर उसे काट देते हैं। हमें एक जो है फ्रेमवर्क मिलेगा, उस फ्रेमवर्क को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। सूबे जो हैं अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके साथ जो नई सहूलियात हैं उसके साथ मिला सकती हैं या नहीं। फ़र्ज़ कर लें कि आपको सड़क बन रही है, ठीक है भाई, आपने फिर इसके साथ कोई इंडस्ट्री लगानी है या नहीं लगानी। कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको आपने एडवांटेज देनी है, उनको आगे लाना है। आपने ज़रात के लिए क्या करना है। ये गोजरा से सड़क बन जाएगी खानेवाल से कहीं और बनेगी, ये जो है मोटरवे बनेगी फ्रॉम कराची टू लाहौर, तो इससे आप फ़ायदा क्या लेंगे। फोकस हमें उस पर करना चाहिए। अगर आप ये चैलेंज कर दें कि जी उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मेरे ख्याल वो बात सही है। दुनिया में कहीं सड़कों के बेसिस के ऊपर तरक्की नहीं हुई,
सिर्फ सड़कें बनाने के ऊपर आप तरक्की नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं, यू हैव टू जॉइन, आपने उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर, मैं आपको आपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को ज्वाइन करना है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, 1933 में जब हिटलर पावर में आया, मईशत तबाह थी उसकी, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। एक जो फैक्टर हिटलर ने किया, उसने कहा सड़कें बनाए। ये जो मोटरवे है, ऑटोबान, इसका जो है, जो मुअज्जिद है, वो हिटलर है। आजकल भी डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है यूएस में कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे, उससे इकोनॉमी हमारी लिफ्ट होगी। तो ये मौके हैं, इससे हम फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। यासर ने कहा मौके हैं, इससे फायदा उठाना चाहिए, रेवेन्यू जनरेट करके कर्ज अदा करना चाहिए। डॉक्टर फरूक सलीम, अयाज में शाजिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने